देखो बच्चों, अब हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने आपको अभी लास्ट क्लास तक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो कंसेप्ट समझाए थे, उसके ऊपर मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस करवाई उन कंसेप्ट्स की। लेकिन अब हम मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। मिसलेनियस में कुछ भी पूछ सकता है, जितना आपने समझा है उसके बारे में, तो उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। मैं पहले फिर से वही रिवीजन करवा दूं, क्योंकि रिवीजन बड़ी जरूरी है। ये चैप्टर आपकी प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस आपकी अकेले की नहीं, टीचर की भी प्रैक्टिस चाहिए आपके साथ, ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, देखो आप स्टेप से चल रहे थे। आपकी जर्नल में एंट्री, जर्नल के अंदर एरर हो सकती है, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे। या तो आप एंट्री करना भूल गए तो एंट्री कर देंगे। अगर आपने कमिटेड मतलब एंट्री ओवर अमाउंट से कर दी, तो आप क्या करेंगे, उसको एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जितने अमाउंट ज्यादा से आपने एंट्री करी है उस अमाउंट से आप रिवर्स कर देंगे। और अगर आपने कम अमाउंट से एंट्री करी तो जितना कम लिखा है उसकी एक एंट्री कर देंगे। बात करते हैं उसके बाद सब्सिडरी की। सब्सिडरी की रिकॉर्डिंग की एरर में ओमिशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बिल्कुल सेम। इस ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। अगर आपने परचेज बुक में एंट्री करना भूल गए, सेल्स बुक में एंट्री करना भूल गए, है तो ये रिकॉर्डिंग ही जर्नल का पार्ट ही तो है। बस बिजनेस का साइज बढ़ गया तो हम उसको परचेज बुक में लिख रहे थे, सेल्स बुक में लिख रहे थे, कैश बुक में लिख रहे थे, परचेज रिटर्न में लिख रहे थे, सेल्स रिटर्न बुक में लिख रहे थे। हालांकि मैंने कैश बुक का कहीं जिक्र नहीं किया, कैश बुक का भी सेम ही बात है। ठीक है, मतलब सारी सब्सिडरीज की बात हो रही है। हम एंट्री करना भूल गए, सेम इफेक्ट जो यहां पे था। कमीशन के अंदर ओवर अमाउंट का भी वही रिवर्स कर देंगे, जितना अमाउंट ज्यादा है, और अंडर अमाउंट है तो जितने का कम है उतनी की एंट्री कर देंगे। ये बात आपने समझी है। अच्छा, एक बुक की एरर है, ये भी मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में, उसके ऊपर डिस्कशन भी की। बुक की एरर क्या है, परचेज बुक में लिखना था सेल्स बुक में लिख दिया, सेल्स बुक में लिखना था परचेज रिटर्न में लिख दिया। कुछ भी गलती हो सकती है, उसको करेक्ट करना है, और लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है। बात यह है कि मैं इसको यहां से हटा के अलग से एक लाइन लिख देता कि बुक की एरर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी एरर ऑफ कमीशन ही ना। तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक्स्ट्रा बात क्या है रिकॉर्डिंग के अंदर जो यहां पे नहीं थी, वो ये है कि कमीशन के अंदर एक बुक की एरर है, और आप इसके को भी आप पहले लास्ट क्लास में समझ चुके हो प्रैक्टिस लेक्चर में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो आपने जितना समझा, ये सारा का सारा, इसके ऊपर जो कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी गलती, वो सारी की सारी डिस्कशन मुझे इस क्लास में करनी है। कास्टिंग एरर के ऊपर अभी बात नहीं हो रही। कास्टिंग एरर की डिस्कशन क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी फिलहाल उसकी कोई डिस्कशन नहीं है, तो आप ध्यान से समझेंगे किसको, कि हमें इसके ऊपर जो डिस्कशन करनी है ना, उसके ऊपर पहले आपको मेन बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझ आया, तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एक बात कंफर्म है, जर्नल आपकी वीक हो गई होगी। जिन बच्चों ने जर्नल बड़ी पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, जरूरी नहीं है ना कि उसको जर्नल याद होगी, उसके माइंड में होगी, मैं मान सकता हूं। इसलिए मैं जर्नल की भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी रिवीजन करवाता जाऊंगा। बेशक वीडियोस एक दो एक्स्ट्रा बन जाए, क्लासेस एक्स्ट्रा बन जाए, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भाई जर्नल रिवाइज करके आओ, जर्नल का वाला चैप्टर करके आओ, फिर कहूंगा सब्सिडरी करके आओ भाई, फिर कहूंगा लेजर करके आओ, फिर कहूंगा ट्रायल बैलेंस करके आओ, ऐसा नहीं है। मैं आपको कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपका अगर कुछ रिवीजन की जरूरत है पिछले टॉपिक्स की, वो भी इन्हीं वीडियोस के अंदर ही हो जाए। ठीक है, आपके बहुत सारे जगह पे कंसेप्ट है जो वीक हो गए होंगे, मैं मान सकता हूं, क्योंकि पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया तो पता लग जाता है कि रेक्टिफिकेशन के टाइम तक ना आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कुछ ना कुछ हिस्सा साफ हो जाता है दिमाग से। तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ ही रखनी है। और जिसका पहले से स्ट्रॉन्ग है, जिसको पता है कि भाई मेरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से जा रहा है और आता भी है, मुझे कहीं पे कोई डाउट नहीं है, मेरी अभी अभी रिसेंटली रिवीजन हुई है, तो उसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी जो मैंने लिख रखा है, इसके अलावा मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, आप उस बात को समझना। कुछ स्टेटमेंट लिखी है मैंने बोर्ड पे, अब इसी के ऊपर बात करते हैं, इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। देखो क्या लिख रखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज ₹500। पहले तो ये देखें कि कौन सी एरर है। एरर अगर आप पढ़ें तो क्या है, आपने 5,000 की जगह 500 लिखा है, मतलब ये तो पक्का है कि आपकी अंडर अमाउंट है। लेकिन ये सब्सिडरी वाली है या जर्नल वाली एरर? सब्सिडरी के अंदर अंडर, आपने अंडर अमाउंट मतलब कम लिख दिया। आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट और यहां से लेके यहां तक का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि है दोनों ही रिकॉर्डिंग है। इसीलिए हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज जो किए थे 5,000 की, गलती से 500 लिख दी, तो 4,500 की एक एंट्री और कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 4,500, सिंपल है। उसके बाद
गुड्स सोल्ड की है अशोक को 10,000 की, लेकिन गलती से हमने 11,000 लिख दिया। पहले मुझे एक बात बताएं, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी अशोक रिसीवर है, अशोक डेबिट टू सेल्स। हमने 10,000 लिखना था, 11,000 लिख दिया। इससे क्या पता लगता है कि अशोक को 10,000 की जगह 11 से लिखने के बाद 1,000 से ज्यादा डेबिट हो गया अशोक, और सेल्स 1,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गई। तो क्या करेंगे, अब हम सेल्स को 1,000 रुपए से डेबिट कर देंगे जो ज्यादा लिखी गई, और अशोक जो ज्यादा डेबिट हुआ 1,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न टू राम। हमने राम को ना गुड्स वापस किए हैं, लेकिन उसकी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। अब रिकॉर्ड नहीं की परचेज रिटर्न की, हो सकता है कि परचेज बुक की हो एंट्री, हो सकता है कि हमारा बिजनेस स्मॉल बिजनेस हो तो जर्नल में ही कर लेते हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो दोनों रिकॉर्डिंग ही। आप, मैंने पहले ही बोला है, ये एरर और यहां तक की एरर, इसका ट्रीटमेंट सेम है, चाहे बिजनेस बड़ा साइज है चाहे छोटा साइज है, ठीक है। बुक चेंज हो जाती है ना जब, तब पता लगता है कि बिजनेस का साइज बड़ा है, क्योंकि हमने परचेज बुक में लिखना था और सेल्स बुक में लिख बैठे, यहां पे होती है दिक्कत। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे, राम को हमने परचेज रिटर्न कर दिया, राम रिसीवर है तो राम को क्या कर देंगे हम, डेबिट, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए की, 600 रुपए की। अब देखो ये तो बेसिक जर्नल एंट्री, अगर आप कहें कि हमारे को तो एंट्री नहीं आती, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न भी लिखना था, फिर तो आपको जर्नल में पूरा डिटेल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो चीज बताई जा सकती है ना, जो मुझे लगता है कि जर्नल की अब कुछ बातें ऐसी हैं जो रिवाइज करवा देनी चाहिए, वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि राम डेबिट टू परचेज रिटर्न कैसे आया, इसके ऊपर डिस्कशन रेक्टिफिकेशन में तो नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय राधा, राधा ने गुड्स वापिस की, राधा गिवर है, ठीक है। 1,000 रुपए के गुड्स वापस किए थे, हमने रिकॉर्डिंग उसकी कितने रुपए से कर दी, 1,100 रुपए से। मतलब एंट्री क्या होनी थी, राधा गिवर थी तो सेल्स रिटर्न टू राधा, 1,000 लिखना था, 1,100 लिख बैठे। मतलब हमने सेल्स रिटर्न को जो डेबिट करना था वो 1,000 से करना था, 1,100 से कर बैठे। अब हम सेल्स रिटर्न को 1,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, सॉरी 100 रुपए से, और जो राधा गिवर थी 1,000 की, हमने 1,100 से गिवर मान लिया, तो 100 रुपए से हम उसको डेबिट कर देंगे राधा को। तो राधा डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। और भी बातें अभी हम और भी करेंगे, देखो कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी बात करते हैं। फर्नीचर परचेज किया हमने 10,000 रुपए का, वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जब हम एंट्री कर रहे थे हमें यह ही नहीं पता था कि हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि उसको सेल करने के लिए। बात को समझे, बिजनेस में यूज करने के लिए है तो आप जर्नल को भी याद करें ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास फर्नीचर आया, आपने एंट्री कर रही थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर उधार में है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गिवर का नेम। लेकिन आपने क्या हुआ कि फर्नीचर की जगह, अब आपको नॉलेज नहीं थी, बेसिक नॉलेज नहीं थी। अगर एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसको नहीं पता था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो नॉमिनल होता है, वो एक्सपेंस माना जाता है, चाहे वो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको रीसेल करना है ना। आप उससे तो नेट रिजल्ट निकालना चाहिए कि हमने कितना कमाया। लेकिन जो फर्नीचर है वो हमारी एसेट्स है जो आगे भी यूज होगी। हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रिकॉर्डिंग करते टाइम हमने गलत लिख दिया। मतलब जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो कमीशन के अंदर चाहे यहां पे चाहे यहां पे नेम की गलती भी आ सकती है। देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे कुछ कुछ बातें ऐड होती जाएंगी। क्या हो गया, तभी तो मैंने ये बनाया यहां पे। नेम की गलती डेबिट में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, लेकिन इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने अभी तक जितनी भी एरर पे डिस्कस किया है ना, इसका ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती पकड़ी गई है या बाद में, इससे एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग में गलती करी है और रिकॉर्डिंग की गलती रिकॉर्डिंग करके ही ठीक की जाएगी, उस गलती को सुधार के और रिकॉर्डिंग के थ्रू ही। अगर आप मान लो आपने फर्नीचर डेबिट करना था, परचेज डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस में तो वो अमाउंट आया ही ना, डेबिट में ही आया, बस नेम तो चेंज हुआ। और नेम से ये तो कंफर्म है कि ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, यहाँ पे फर्नीचर है, कैश है, बड़े सारे नेम है,
फर्नीचर था 10,000 रुपए का और मैंने गलती से फर्नीचर की जगह नाम कुछ भी लिख दिया, मैंने परचेज लिख दिया, राम लिख दिया, सीता लिख दिया, गीता लिख दिया, अमाउंट तो 10,000 है, टोटल तो अमाउंट का होना है, नाम का थोड़ी ना टोटल होना है। आप सोचे ना, मतलब अगर यहाँ पे परचेज की जगह कुछ भी लिखा जाता है टोटल तो फिर भी मैच करेगा। मतलब ये ऐसी गलती है जो ये वाली, ये रिवील होनी आसान नहीं होती, बाद में पता लगता है कोशिशों के बाद। हाँ, पता लग जाए अलग बात है, आप साथ साथ गलतियों को निकालते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम रीचेक करते रहते हैं, तो आपकी गलती हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लग जाए, हो सकता है बाद में पता लगे, हो सकता है लेजर बनने से पहले पता लग जाए और जनरल में ही कर दो। लेकिन एक बात कंफर्म है, कहीं पे भी गलती पता लगे, करनी एंट्री ही है। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको जितनी भी एरर्स बताई हैं वो सारी की सारी एरर्स ऐसे हैं उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ी गई हैं एरर्स या बाद में। तो मैं एंट्री क्या करूंगा इसको ठीक करने के लिए, हमने फर्नीचर को डेबिट करना था और परचेज को डेबिट कर दिया। मतलब अगर मैं एंट्री बोलूं तो क्या करनी चाहिए थी, हमें एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू कैश, और हमने कर क्या दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कैश तो दोनों साइड ही क्रेडिट है ना, गलती तो सिर्फ डेबिट में हुई है। हमने 10,000 रुपए को फर्नीचर को जो डेबिट करना था हमने गलती से वो परचेज में डेबिट कर दिया, तो इसको क्रेडिट कर दो, फर्नीचर अब डेबिट कर दो और जो परचेज है उतने रुपए से उसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर डेबिट टू परचेज आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आगे अब सुनिए, इसी बात को मैं यहां पे भी, इस एंट्री में भी और इस एंट्री में भी साथ के साथ लगा देता हूं, क्योंकि हम ना सारी चीजों को रिलेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम मिक्सअप करेंगे। तो इसके ऊपर मेरा कांटा लग गया कि हो गई बात। अब बात करते हैं कि मशीनरी परचेज फॉर ₹7500 वर रोंगली पास थ्रू परचेज बुक। देखो, आपका बिजनेस का साइज छोटा है तो आपने ये गलती क्या करी होगी कि फर्नीचर टू कैश और उसकी जगह परचेज टू कैश लिख दिया। लेकिन अगर मान लो आपने कोई और एसेट्स खरीद दिया, फर्नीचर की जगह नाम मशीनरी हो गया, आपने मशीनरी डेबिट टू कैश या मशीनरी डेबिट टू, अगर उधार है तो गिवर का नाम लिखना था, आपने गलती से परचेज बुक में लिख दिया, मतलब परचेज डेबिट टू गिवर कर दिया जिससे भी खरीदा। ठीक है, अब गलती क्या है, गिवर तो दोनों जगहों पे क्रेडिट हुआ है, सिर्फ मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी और आपने परचेज डेबिट कर दिया, तो मशीनरी टू परचेज एंट्री हो जाएगी। इस गलती में और इस गलती में फर्क क्या है, देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, इफेक्ट सेम है। लेकिन ये एंट्री जो थी ना, ये एरर थी, ये जर्नल में करी है, ये एरर जो हमने करी है सब्सिडरी में करी है। और मैंने आपको बता रखा है ये नेम की एरर यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी। जो पहले वाली ये वाली एरर है वो यहां पे गलती करी है जर्नल के टाइम पे, और जो बुक में गलती कर दी वो यहां पे एरर करी है सब्सिडरी के टाइम पे। तो इससे इफेक्ट तो फिर भी कुछ नहीं पड़ रहा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बस यही है, जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो और जिसको गलती से डेबिट कर दिया अब उसको क्रेडिट कर दो, बस इतनी सी बात है। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर परचेज किया है 5,000 रुपए का वर, पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक में लिख दिया। इनवॉइस बुक किसको बोलते हैं? देखो, इनवॉइस बुक कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पे परचेज लिखा हो तो परचेज बुक होगा। अगर मान लो यही कंप्यूटर हमने सेल किया होता और इनवॉइस बुक वर्ड आता तो इनवॉइस बुक का मतलब यहाँ पे सेल्स बुक होता। ठीक है, यहां पे ना स्पेशली इनवॉइस बुक का मतलब जो बिल होता है, इनवॉइस जो हमने गुड्स खरीदे हैं वो है यहाँ पे, और यही इनवॉइस बुक अगर सेल किया होता कंप्यूटर तो ये सेल्स बुक हो जाती। ठीक है, तो हमने जो कंप्यूटर परचेज किया है, ऑफिस इक्विपमेंट बोल लो या कंप्यूटर बोल लो हमने एंट्री करनी थी कंप्यूटर डेबिट टू, जिस भी गिवर का नेम है उसको लिखना था, और हमने लिख क्या दिया, इनवॉइस बुक का मतलब परचेज डेबिट टू, उस गिवर का नेम लिख दिया। अब करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू परचेज। तीनों में एंट्री सेम हो रही है, लेकिन ये जर्नल के टाइम पे गलती थी, ये सब्सिडरी की गलती थी, ये भी सब्सिडरी की गलती थी, लेकिन आपको इनवॉइस बुक का मीनिंग समझाना था। मतलब मैं इसको और इसको बीच में से अगर हटा दूं तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम ये तीनों चीजों को समझ चुके हैं। बस ये था कि एक पहले वाली गलती यहां पे थी नेम की, बाकी दोनों गलती यहां पे नेम की थी, और नेम का इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पे कुछ नहीं पड़ता, आपका टोटल मैच हो जाता है। जहां पे टोटल मैच हो जाना है ट्रायल बैलेंस, वो गलती चाहे बाद में ठीक की जाए ट्रायल बैलेंस बनने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसी को ही मैं सेल्स के थ्रू समझा देता हूं कि अगर हमने बेचे हैं तो क्या करेंगे। देखो, हम उसी ही एंट्रीज को सेल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, हमने ना एक फर्नीचर बेचा है, एंट्री होगी जिस भी पर्सन को मिला है फर्नीचर, या तो उसको डेबिट करेंगे अगर उधार है तो। ठीक है, तो मैं एंट्री कर दूंगा, मान लो नगद में बिका है
तो क्या होगा, कैश आया, कैश डेबिट टू फर्नीचर, और फर्नीचर चला गया, और हमने गलती से एंट्री कर दी है कैश डेबिट टू सेल्स। कहां पे, जर्नल के अंदर नेम गलत लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन में नेम गलत लिख दिया, कैश डेबिट टू फर्नीचर आना था और कैश डेबिट टू सेल्स लिख दिया। अब इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करेंगे हम, कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है फर्नीचर को हमने क्या करना था, क्रेडिट, और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स डेबिट टू फर्नीचर, जो भी अमाउंट है 10,000 था ना, 10,000 रुपए सेल्स डेबिट टू फर्नीचर, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी बेची हमने 7500 रुपए की, और गलती से सेल्स बुक में लिख दिया। बात वही है, हमने क्या करना था, पर्सन रिसीवर का नेम लिखना था, क्योंकि सेल्स बुक में लिखा है तो ओबवियस है कि उधार ही बिकी होगा मशीनरी, ये तो मान सकते हो। तो हमने एंट्री करनी थी रिसीवर डेबिट, जो भी नेम है, रिसीवर डेबिट टू मशीनरी, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है और मशीनरी हमारी तरफ से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमने रिसीवर डेबिट टू सेल्स कर दिया। मतलब हमने रिसीवर डेबिट टू मशीनरी करना था और रिसीवर डेबिट टू सेल्स कर दिया। तो देखो, हमें रिसीवर को डेबिट करना था जो भी नेम है, और मशीनरी हमारी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमने गलती से रिसीवर डेबिट टू, क्योंकि सेल्स बुक में लिखा है तो सेल्स क्रेडिट हुई ही है। अब हमें करेक्ट करना है, रिसीवर में कोई गलती नहीं है, मशीनरी को क्रेडिट करना था कर दिया, और सेल्स जो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स डेबिट टू मशीनरी। यहां पे भी सेम गलती है, हमने कंप्यूटर बेचा है उसको इनवॉइस बुक में लिख दिया, अब की बार इनवॉइस बुक सेल्स बुक है, सेम ट्रीटमेंट है ऊपर वाला, बस मशीनरी की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर वर्ड आ जाएगा, तो सेल्स डेबिट टू कंप्यूटर। तो बात यह है कि मैंने आपको 1, 2 और 3 इसके ऊपर पूरी अच्छे से समझा दिया मैंने आपको बात। अब हम आगे बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट में, प्रोप्राइटर का पर्सनल बिल था, मतलब उसके घर के खर्चे थे, और हमने उसको डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में, मतलब एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब हमारी कौन सी गलती है, नेम वाली, और जर्नल के अंदर देखो मैंने आपको जब समझाने लगा था ना, नेम वाली बात क्यों नहीं आई थी, क्योंकि नेम वाली बात को मैं समझाता ना चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती। हमने पहले ये देखा कि हम ओमिशन की बात कर ले, ओवर अमाउंट की, अंडर अमाउंट की, क्योंकि ये मिसलेनियस टॉपिक में कवर हो सकता है। सिर्फ यही तो गलती हुई है ना कि हमने एक अकाउंट जिसको डेबिट करना है उसकी जगह नेम कुछ और लिख दिया है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे नेम वाले के ऊपर ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेसिकली, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश होना चाहिए था और गलती से सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट टू कैश हो गया। अब मुझे करेक्ट करने के लिए ड्रॉइंग को डेबिट करना है, सन्ड्री एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। लिख के बताने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। ड्रॉइंग डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। सैलरी पे करी थी हमने विजय को, डेबिट कर दी उसके अकाउंट में, ये थोड़ी समझने की बात है, और बहुत से बच्चों का इसके ऊपर क्वेश्चन भी होता है। ये मान के चलें कि जो ये वाली डिस्कशन है ना, इसके लिए थोड़ा मुझे अलग से टाइम चाहिए, मतलब, और ये वाली पहले डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि इसको मैंने समझाना है अच्छे से। एनुअल व्हाइट वॉश है बिल्डिंग का, डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में। एनुअल व्हाइट वॉश का मतलब क्या है, हर साल हम बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करवाते हैं, रिपेयर का खर्चा करते हैं, एंट्री होनी चाहिए रिपेयर डेबिट टू कैश। हमने गलती से उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया। अगर आप कैपिटल एंड रिवेन्यू चैप्टर करके आए ना, तो आपको एक बात ध्यान होगी, कैपिटल एंड रिवेन्यू चैप्टर के अंदर एक बात क्या है खास, कि जब आप कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं, ऐसा कोई भी खर्चा करते हैं जिससे आपका रिवेन्यू जो है ना वो इंप्रूव नहीं होता, सिर्फ मेंटेन रहता है। रिपेयर के खर्चे से अगर मान लो आपने बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है तो आपका रेंट मेंटेन हो जाएगा। अगर आप कुछ उसमें और एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो, फर्नीचर की फैसिलिटी देते हो, वाटर फैसिलिटी देते हो, या अदरवाइज और भी कुछ हो सकता है, तब हम कह सकते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें आपके रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, आप सामने वाले से रेंट ज्यादा मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप फैसिलिटी नहीं दे रहे, सिर्फ उसको रिपेयरिंग कर रहे हो ताकि वो अच्छे से सर्विस दे पाए हम, तो वो जो व्हाइट वॉश का खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया। एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर डेबिट टू कैश, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट टू कैश, और हमने गलती से बिल्डिंग डेबिट टू कैश कर दिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट टू कैश कर दिया। अब हमें करेक्ट क्या करना है, रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग। सिंपल सी बात है, रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग। सिर्फ नेम में ही तो चेंज हुआ है ना, यही एरर है नेम वाली। ऐसा भी हो सकता है हमने कोई पुरानी मशीनरी खरीदी, अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन नहीं लिखूंगा।
हमने कोई पुरानी मशीनरी खरीदी, उसको काम करने लायक बनाने के लिए हमने उसके ऊपर कुछ खर्चा कर दिया। अब आप कहेंगे तो पुरानी मशीनरी है, इसको तो रिपेयर अकाउंट में डालो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो। देखो पुरानी मशीनरी है, हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम आई हमारे बिजनेस में, चाहे हमने पुरानी लिया। मान लो नई मशीनरी 1 करोड़ की है, पुरानी मशीनरी मुझे 70 लाख की मिल रही है, तो मेरे बिजनेस में तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही है। जब भी मेरे पास कोई एसेट्स आ रही है, उसको खरीदते टाइम कोई भी खर्चा करता हूं तो उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होती है। अब मैंने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी के ऊपर खर्चा कर दिया और गलती से उसको रिपेयर अकाउंट में डाल रहा हूं तो ये गलत है। अब आप ये ना कहें कि पुरानी मशीनरी थी तो रिपेयर तो हुआ, ऐसा नहीं है। हमने तो फर्स्ट टाइम ही खरीदी है ना। फर्स्ट टाइम खरीदते टाइम जो भी खर्चा हुआ, मैं एंट्री बोलूंगा फिक्स्ड एसेट्स, जो भी एसेट्स का नाम है, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू कैश होगा, उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ना कि वेजेस या कुछ अदरवाइज कोई भी खर्चा डेबिट करेंगे। मान लो अगर कर दिया है, रिपेयर बोल दिया है, तो अब रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे और मशीनरी को डेबिट कर देंगे। बस ये बात थी इसके अंदर। अब मुझे समझानी क्या है, ये सैलरी वाली बात समझानी है। इसकी जगह पे एक स्टेटमेंट और हो सकती है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। मैंने एक स्टेटमेंट ऐड की है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं बात कर लेता हूं एक बेसिक डिस्कशन की। एक बेसिक डिस्कशन है ये हमारी, ठीक है, उसके ऊपर बात करता हूं। मुझे एक बात बताएं, आप कभी भी गुड्स खरीदते हैं तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। आपने मान लो कैश में गुड्स खरीदे तो आप क्या एंट्री करेंगे इसके लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आपका यहां पे लेना और देना बराबर है। आपने अगर कुछ लिया, गुड्स लिए, तो आपने जेब से कैश दिया, ठीक है। आपने गुड्स लिए तो आपने कुछ कैश दिया उसके बदले में। मान लो अगर आपने सर्विसेज ली तो आप एंट्री करेंगे सैलरी डेबिट टू कैश। अमाउंट की मैं बात ही नहीं कर रहा। आपने अगर गुड्स खरीदे हैं तो आप एंट्री करेंगे परचेज डेबिट टू कैश, ठीक है। कुछ आया और कुछ गया। आपने सैलरी पे की है तो आप कैश देंगे और आपने उसके बदले में क्या लिया, सर्विसेज ली। बात को आप समझे, यहां पे आपके पास क्या आया, सर्विसेज आई, और क्या गया, कैश। यहां पे आपके पास क्या आया, गुड्स, और गया क्या, कैश। मतलब लेना और देना बराबर है। अब बात को मेरी समझे, यहां पे ना एंट्री है सैलरी पेड टू विजय डेबिटेड टू हिज अकाउंट। मुझे एक बात बताएं, आप जर्नल भी पढ़ के आए हैं, सैलरी पे करता हूं कैश में तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सैलरी डेबिट टू कैश। लेकिन ना बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम क्या है एक चीज की, कि सर जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो जिसको भी पे कर रहे हैं विजय को, विजय तो रिसीवर है और रिसीवर को आप डेबिट करो, आपने इसको डेबिट क्यों नहीं किया। सोचने वाली बात तो है ही, आपने विजय को डेबिट क्यों नहीं किया। अब इसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि आपने जब सामने वाले से सर्विसेज ली तो आपके पास सर्विसेज आई, सैलरी डेबिट, आपने उसके बदले में उसको कैश दे दिया, तो लेना देना तो बराबर हो गया। विजय का नाम क्यों आएगा, विजय का नाम कब आएगा, इसके ऊपर एक डिस्कशन चाहिए। कब आएगा, देखो बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं यहां पे लेना और देना बराबर है, कोई समस्या ही नहीं है। अगर लेना और देना बराबर है तो कोई समस्या नहीं है। अगर यहां पे सर्विसेज का लेना देना बराबर है तो भी कोई समस्या नहीं है। अब एक बात समझे, मान लो मैं गुड्स उधार में खरीदता हूं, गुड्स में उधार में खरीद रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। यहां पे लेना तो है गुड्स का, लेकिन कैश नहीं दे रहे, कैश नहीं दे रहे, तो गिवर का नाम लिख दो। मैं यहां पे लिख देता हूं ये राम गिवर है। सेम बात सर्विसेज के लिए सोचो, आपने सामने वाले से काम करवा लिया, मतलब सैलरी डेबिट कर दी, आपने उससे सर्विसेज ले ली, लेकिन अगर आप उसको कैश नहीं दे पा रहे तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, टू राम। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सैलरी नहीं पे कर पाए तो एक बंदे की नहीं रोकेंगे, आप बिजनेस के कई एम्प्लॉयज की रोकेंगे, और इसके लिए वर्ड यूज होता है राम नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप समझ ले, राम गिवर है, राम के तरीके, राम के जैसे श्याम, मोहन, सीता, राधा, कोई भी नाम हो सकता है, XYZ ABC, कोई भी हो सकता है। वो सैलरी सारों की डेबिट, जितने की है डेबिट करके टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया जाता है, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है।
अब बात ये आती है कि सैलरी तो हमने, सर्विसेज तो ले ली हमने, सामने वाले को अगर पैसे नहीं दिए तो गिवर का नेम लिखूंगा ना। हाँ, लेकिन गिवर का नेम ना लिखे, क्योंकि गिवर बहुत सारे हैं, बहुत सारे गिवर हैं, इसलिए मैं वर्ड यूज कर देता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है, मान लो सिर्फ राम की सैलरी रोकी है अभी, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैंने राम से सर्विसेज तो ले ली, सर्विसेज तो आई मेरे पास, उसके बदले में मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो उधार है, ये सर्विसेज उधार हैं। जैसे गुड्स उधार थे तो मैंने गिवर का नाम लिखा ना, वैसे सर्विसेज उधार है तो मैं गिवर का नाम लिख रहा हूं। कल को मैं गिवर को पैसे दूंगा, आज मैं उससे कुछ ले रहा हूं, कल को मैं दूंगा। आज मैं ले रहा हूं, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, कल को मैं उसको पैसे दूंगा तो कुछ लूंगा नहीं। सोचो ना, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, राम डेबिट टू कैश। अब राम रिसीवर हो गया और मेरी तरफ से कैश चला गया। सेम बात सर्विसेज के लिए है, राम डेबिट टू कैश, जो मैंने उसको सैलरी के पैसे दे दिए। कहने का मतलब है, अगर मैं ये बोलूं कि सैलरी पेड टू विजय डेबिटेड टू हिज अकाउंट, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना कि सर विजय तो रिसीवर है तो डेबिट कर दो, विजय डेबिट टू कैश कर दो, और ठीक ही तो कर रखा है विजय डेबिट टू कैश। तो ये आपकी सोच गलत है। विजय को डेबिट तब किया जाएगा जब विजय की सैलरी को तो मैं ड्यू यहां पे कर चुका, राम की जगह विजय कर देता हूं, और उसको पे मैं कर रहा हूं फ्यूचर में किसी डेट पे। अगर मान लो ये मैंने उसकी सैलरी 1 मार्च को देनी थी और मैं उसको 1 मई को पे कर रहा हूं, जब मैं उसको सैलरी 2 महीने बाद पे कर रहा हूं तब वो रिसीवर होगा ना, क्योंकि उधार की पेमेंट कर रहा हूं मैं अब उसको। जब काम ही नकद में हो रहा है तो नेम कभी लिखा ही नहीं जाएगा। आप एक बात बताएं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, उधार में खरीदते हैं, तब आपका रजिस्टर पे नाम लिखता है ना, वो जो वही खाता जो भी होता है उसके ऊपर नाम जो लिखा जाता है वो तब लिखा जाता है जब आप उधार पे कर रहे हैं, सेल परचेज जो भी है। लेकिन अगर आप नकद में काम कर रहे हैं तो वो पैसे आपसे लेगा और आपको सामान दे देगा। तो सेम बात सर्विसेज के लिए है ना, मैंने विजय से काम करवाया और उसको पैसे दे दिए, तो विजय का नाम लिखने की जरूरत क्या है। रिसीवर तब डेबिट होता है जब लेने और देने में से कुछ मिसिंग हो। सेम बात गिवर तब क्रेडिट होता है जब लेने और देने में से कोई चीज मिसिंग हो। मेरी बात सुनो, यहां पे मैं उसको कैश दे रहा हूं लेकिन कुछ ले थोड़ी ना रहा हूं, ले तो मैं पहले ही चुका हूं सर्विसेज। मतलब अगर मान लो लेना मिसिंग है तो मैं क्या करूंगा, उस नेम को डेबिट करूंगा, और अगर मान लो देना मिसिंग है तो उस नेम को क्रेडिट करूंगा। यहां पे बताओ ना, लेने और देने में से क्या मिसिंग है। अब एक बात सोचो, आपको कि विजय को डेबिट कर दो, क्या विजय से हमने कुछ नहीं लिया क्या? विजय से लिया है, सर्विसेज ली हैं। जब लेना भी है और कैश देना भी है तो दोनों चीजें हैं, कुछ मिसिंग तो है ही नहीं। जब मिसिंग ही नहीं है तो आप उस पार्टी का नेम विजय को डेबिट कर ही कैसे सकते हैं। देखो डिस्कशन थोड़ी लंबी चली गई लेकिन समझ भी आनी चाहिए। अब बात को आगे सुनो, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सेम बात, हमने रेंट पे किया था लैंडलॉर्ड को, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि रेंट डेबिट होना चाहिए था। यहां पे सैलरी पे टू विजय, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, विजय डेबिट हो गया। अब करेक्ट क्या करूंगा, सैलरी को डेबिट कर दो और विजय को क्रेडिट कर दो। सेम बात, रेंट को डेबिट कर दो और लैंडलॉर्ड का जो भी नाम है उसको क्रेडिट कर दो। बस इससे आपकी करेक्शन हो जाएगी। कुछ मुश्किल बात नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के इसको समझाया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं आपको लिंक में भी नीचे दे देता हूं कि कौन सी वीडियो इसके लिए देखें, बहुत शांत चित होकर देखें। जो बात मैंने यहां पे समझाई है वही बात वहां पे भी डिस्कस कर रखी है। जर्नल वाले चैप्टर की वीडियो नंबर 13 है, उसके अंदर मैंने ये डिस्कशन कर रखी है। थोड़ा वो आप उसको एलैबोरेट करके यहाँ पे ये डिस्कशन सुनने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिस्कशन वहां पे सुने चाहे यहाँ पे सुने, बात एक ही है। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वहां पे देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया बहुत सारी चीजें। अब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर।